हेलो साथियों, तो स्वागत करती हूँ मैं अपनी सुपर स्टडी पे। तो आज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं जो एग्जाम में देखे होंगे कि इससे क्वेश्चन बनता ही है, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास जो है उससे संबंधित है। तो देखिए भारत में जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन व प्रसार से जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो यहाँ पे दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो देखेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम इस प्रकार थे। देखिए ये बिंदु जो दिए गए हैं, जो ये सब सारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे बिंदु हैं। तो देखते हैं फटाक से इन बिंदुओं को हम देख लेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम इस प्रकार थे। कहने का मतलब है कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आए थे तो उसमें थे प्रथम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। कई बार आप पढ़ चुके होंगे। पुर्तगाली आप जानते होंगे कि ये 1498 में आया था। डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, ये सब देखेंगे। फिर देखते हैं दूसरे पॉइंट में क्या है कि वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोपियों के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जो है सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था, तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट। इस बात को याद रखेंगे, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, सारे मुख्य बिंदु हैं जो एग्जाम में आते हैं। देखते हैं फ्रांसिस द अल्मोड़ा जो है 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो फ्रांसीसी द अल्मोड़ा जो है कब आया था? तो 1505 में आया था। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। तो याद रखेंगे जो भारत में जो आया था प्रथम पुर्तगाली वायसराय, वो कौन था? तो फ्रांसिसो दी अल्मेड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अल्फांसो दी अल्बुकर जो कि 1509 में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अल्फांसो दी अल्मोड़ा के बाद आता है अल्फांसो दी अल्बुकर। कब आता है? तो 1509 में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अल्बुकर ने जो है 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। ये बहुत मुख्य बिंदु है, इसको याद रखेंगे हम कि जो अल्बुकर था, जिसे वास्तविक संस्थापक माना जाता था पुर्तगालियों का, वो जो है 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। बीजापुर के कौन थे उस समय, ये भी पूछा जाता है। तो यूसुफ आदिल शाह जो है वो गोवा जीत लिए थे। फिर देखते हैं पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछने लायक है कि पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली व्यापारिक जो कोठी थी वहां कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। याद रखेंगे, कोचीन पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। फिर देखते हैं कार्नेलिस द हस्तमान जो कि 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। अगर पूछा जाए कि भारत आने वाला प्रथम जो डच नागरिक कौन था, तो वो कार्नेलिस द हस्तमान था। कब आया था? तो 1596 में आया था। डचों द्वारा व्यापार की आधारशिला भारत में रखने का श्रेय 1592 में अमस्टर्ड की व्यापार कंपनी को जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो डचों का व्यापार जो आधारशिला रखा गया था भारत में, वो रखने का जो श्रेय है वो अमस्टर्ड को जाता है। कब रखा था? तो 1592 में रखा था। आगे बढ़ते हैं। डचों ने जो है 1602 ईस्वी में पूर्व से व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। याद रख लेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो 1602 में हुई। अब पूर्व से व्यापार करने के लिए है जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1602 में। फिर देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य प्रशासनिक केंद्र कहाँ था? तो बाटवलिया में स्थित था। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखेंगे, पीपीएससी में पूछा हुआ है, तो ये याद रख लेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य प्रशासनिक केंद्र था डच का, वो कहाँ था? तो बाटविया था। कहाँ था? बाटविया में स्थित था। फिर देखो कोरोमंडल तट पर मुस्लिम पट्टन में जो है 1605 में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डच थे वो अपना जो है प्रथम फैक्ट्री जो लगाए थे डच लोग, कहाँ लगाए थे? तो वो कहाँ लगाए थे? कोरोमंडल के तट पर मुस्लिम पट्टन में लगाए थे। कब लगाए थे? तो 1605 में। 1605 में मुस्लिम पट्टम में डचों ने जो है वो प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी, जो कि कोरोमंडल तट पे है, मुस्लिम। आगे बढ़ते हैं। 1668 में याद रखेंगे 1688 है। 1688 में गौरवपूर्व क्रांति, जिसमें विलियम इंग्लैंड का राजा बन गया और डच और अंग्रेज संबंध सुधर गया। तो पूछा जाता है कि अंग्रेजों और डचों के बीच में जो संबंध सुधरे थे वो कब हुआ था? तो वो गौरवपूर्ण क्रांति के समय में हुआ था, जिसमें विलियम इंग्लैंड का राजा बन गया था। उस समय ही जो है डच और अंग्रेजों के संबंध सुधर गए थे। कब? तो 1688 का गौरवपूर्ण क्रांति में। आगे बढ़ते हैं। डच ने भारत से नील, सोना और सूतिर वस्त्र का निर्यात किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डचों ने किन किन वस्तुओं का निर्यात किया था।
तो देख लेंगे कि डच जो थे वो भारत से नील ले जाते थे, सोरा ले जाते थे और सूती वस्त्र निर्यात करते थे। डच नील, सोरा और सूती वस्त्र निर्यात करते थे। आगे देखते हैं कि वेदरा का जो युद्ध है वो जो कब हुआ है। वेदरा का युद्ध जो हुआ 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ था। तो हुआ था अंग्रेजों और डचों के मध्य। तो वेदरा का युद्ध हुआ कब? 1759 अंग्रेजों डचों के मध्य हुआ था। और इसमें पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने किन्हें हराया था। पूछा जाता है कि वेदरा का युद्ध जो कि 1700 पूछा जाता है कि डचों ने युद्ध जो है, डचों का युद्ध जो 1759 में हुआ था और डचों और क्या बताएं अंग्रेज और डचों के मध्य में हुआ था वेदरा का युद्ध। तो उसमें पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने किन्हें हराया था। तो याद रखेंगे डचों को हराया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से डचों को जो है 1795 में भारत से बाहर कर दिया था। तो याद रख लेंगे कि डच कब बाहर हो गए थे। तो 1795 में जो है वो डच बाहर हो गए थे। किनने किया था? तो अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत में जो है 1608 में खोली गई थी। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, माफी चाहूंगी। अंग्रेज की जो प्रथम व्यापारिक कोठी है, अंग्रेजों ने जो अपना प्रथम व्यापारिक कोठी या कहीं की फैक्ट्री या कारखाना सूरत में खोला, वो भी 1608 में खोली गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंग्रेज लुइस लुइस 14वें के मंत्री थे। कोलबर्ट ने पूर्व में व्यापार करने के लिए जो है 1664 ईस्वी में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था? इंडेसेओरियंतलेस। पूछा जाता फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, उसका नाम था ये इंडेसेरोरियंतलेंस। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर भी मैं पढ़ती हूँ एक बार। इंडेसेरियंतलेस था। ठीक, ऐसे 2-4 बार बोलने से मुझे भी याद हो रहा है और आपको भी। आगे बढ़ते हैं कि भारत में फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री जो है, भारत में फ्रांसीसियों की जो प्रथम कोठी थी वो फ्रैंको केरो के द्वारा सूरत में जो है वो 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में जो फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी थी ना, वो किसके द्वारा स्थापित की थी। सूरत में जो 1668 में स्थापित की गई थी वो किसके द्वारा? तो फ्रैंको केरो के द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये चीज याद रख लेंगे, फ्रैंको केरो के द्वारा पूछा हुआ 1668 में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, सूरत में की गई थी। देखते हैं, फ्रांसिस मार्टिन ने जो है 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना की थी। फ्रांसिस मार्टिन, धुंधला नजर आ रहा होगा फिर भी फ्रांसिस मार्टिन में पढ़ देती हूँ। फ्रांसिस जो मार्टिन ने जो है 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, डेनमार्क वासियों का आगमन जो है, डेनमार्क ऐसे रखिए, डेनमार्क वासियों का जो आगमन है वो भारत में 1616 में हो गया। फिर 1620 में तमिलनाडु के टैंकोबार नामक क्षेत्र में डेनमार्क वासियों ने व्यापारिक केंद्र बनाया। तो याद रखेंगे, जो डेनमार्क जो थे, जो हॉलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने कहा जो है, वासियों ने कहा तो तमिलनाडु का ट्रेम्बकोर ट्रकोबार है, ट्रकोबार नामक जो है स्थान पे ही जो है डेनमार्क वासियों ने प्रथम व्यापारिक केंद्र खोला था। याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, सेरमपुर डैनो का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यानी कि डैनो का जो है, डैनो यानी वही मतलब कि जो डेनमार्क के थे, उनका जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो कहाँ था? सेरमपुर में था। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। याद रख लेंगे कि स्वीडिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई? 1771 में हुई। आगे बढ़ते हैं, और ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हम संघर्ष देखने वाले हैं कि ब्रिटिश और फ्रेंच संघर्ष देखेंगे। तो पहला देखते हैं कि कर्नाटका युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटका युद्ध, जो कि 1746-48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित होकर हुआ था। ये जो कर्नाटका था, प्रथम युद्ध किससे? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित होकर पूछा भी जाता है। और 1748 में हुई एक्सला सफल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटका युद्ध भी समाप्त हो गया। याद रख लेंगे। पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटका युद्ध का कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित होना। अगर पूछा जाए कि एस्लापा संधि क्या है, तो जैसे कि पूछा गया कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित होकर ये कर्नाटका युद्ध हुआ था और इसकी समाप्ति किस संधि से हुई थी, तो एक्स ला सफल। याद रखेंगे, पूछा जाता है। दूसरा कर्नाटका युद्ध देखेंगे जो कि 1749 से लेकर 54 के बीच में है, हुआ है। युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। ये बिल्कुल याद रखेंगे कि दूसरा जो कर्नाटका युद्ध हुआ था उसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले की हार हुई, इसलिए उसे वापस बुला लिया गया
और उसकी जगह पर जो है गेडहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पुंडुचेरी की संधि जो ही 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ। कहने का मतलब यह है कि जब दूसरा कर्नाटका युद्ध हो रहा था, उस समय जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेट जो थे वो हार गए थे। फिर जो है उसे वापस बुलाया गया और उसकी जगह पर जो है गेडहू को भारत का अगला जो है फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। किस बनाया गया? गेडहू को बनाया गया और पौंडीचेरी की संधि हुई उस समय और युद्ध विराम हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा कर्नाटका युद्ध देखेंगे। तीसरा कर्नाटका युद्ध जो कि 1756 से 63 में हुआ। 56 से 63 7 वर्ष चला था ये। 56 में शुरू हुआ था और 7 वर्षीय युद्ध का ही अंश था। तो याद रख लें, अगर पूछा जाए कि 7 वर्षीय युद्ध का अंश कौन सा कर्नाटका युद्ध था, तो तीसरा कर्नाटका युद्ध पूछा जाता है। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। तो याद रख लें कि जो तीसरा कर्नाटका युद्ध है वो पेरिस की संधि से समाप्त हुई है। देखते हैं कि अंग्रेजी सेना ने जो है 1760 में सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया, जिसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ पेशी के प्री में देखेंगे कि जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लाली कर रहा था। और वांडीवास का युद्ध हुआ कब था, तो 1760 में था। उस समय जो वांडीवास का नेतृत्व कर रहे थे उसका युद्ध का, तो वो कौन थे? सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास युद्ध जो हुआ था, वो उसमें जो है फ्रांसीसी बुरी तरह क्या हुए थे? हार गए थे। बुरी तरह हराया गया था फ्रांसीसियों को। तो याद रखेंगे जो वांडीवास का युद्ध हुआ है 1760 में, अंग्रेजी सेना ने किसे हराया है, तो फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया है। और वांडीवास की लड़ाई हुई है, इसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। तो याद रखेंगे कि जो ये वांडीवास का युद्ध हुआ है जिसका नेतृत्व सर आरकूट ने किया है, उसमें जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? लाली था। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है प्री में। आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने जो है 1761 में पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। अंग्रेजों ने 1761 में पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। अंग्रेजों ने छीना है किससे? तो फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को। कब? तो 1761 में। पेरिस की संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने जो है 1763 में चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया और 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहे। याद रखें कि पेरिस की संधि के अंतर्गत कब हुआ कि चंद्रनगर को छोड़कर सब जो प्रदेश थे वो लौटा दिया गया था और 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में रहे थे। और भारत जब आज़ाद भी हो गया उस समय भी फ्रांसीसी जो थे वो कब्जे में थे। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विशेषताएं, ये सारे मुख्य बिंदु हैं जो कि एग्जाम के में क्वेश्चन बनते हैं। भारत में आए यूरोपियो में सर्वाधिक शक्तिशाली नौशक्ति अंग्रेज थे। यानी कि जो भारत यूरोपीय कंपनियां आई थी उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली कंपनी कौन सी? तो वो नौशक्ति अंग्रेज की थी। आए थे ना पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस। तो उसमें सबसे जो ज्यादा शक्तिशाली थे वो अंग्रेज थे। आगे देखते हैं कि विलियम डेक ने जो है 1779 में पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया था। विलियम डेक ने 1599 में जॉन जॉन मिल्डेहाल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। तो याद रखेंगे कि 1599 में है जॉन मिल्डेहाल नामक ब्रिटिश यात्री था, वो थल जो मार्ग है यानी थल मार्ग जो है उससे भारत आया था। वो समुद्री मार्ग से आया था, क्या बोलते हैं, वास्को डी गामा। ये अंग्रेज में जो है वो थल मार्ग से आने वाला था। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना की गई। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना जो है वो 1599 में किया गया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर प्रदान किया जिसके अनुसार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। तो याद रख लेंगे कि इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने ही 31 दिसंबर जो है वो 1600 को एक चार्टर प्रदान किया गया था जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म कब हुआ? तो महारानी के उस चार्टर से। फिर 1608 में इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था। तो सूरत कब पहुंचा कैप्टन हॉकिंस? तो 1608 में पहुंचा और ये इंग्लैंड के राजा प्रथम के एक दूत के रूप में आया था, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा आया था। पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस किनके कार्यकाल में आया था, तो वो मतलब कार्यकाल कहने का मतलब कि किनके समय में आया था, तो वो जहांगीर के समय में और जहांगीर से मिलने आया था। जहांगीर ने हॉकिंस से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने की अनुमति दी थी, साथ ही साथ 4000 का मनसब एवं जागीरें प्रदान की। याद रखेंगे 4000 का मनसब और जागीरें जो है वो हॉकिंस को प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था? तो जहांगीर ने प्रदान किया था। आगे देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम जो गवर्नर था
वो टॉम स्मिथ था। तो याद रख लेंगे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका प्रथम अगर गवर्नर पूछा जाए तो टॉमस स्मिथ। क्या है? टॉमस स्मिथ है। पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रही हूँ। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत कैप्टन हॉकिंस जो है वो 1609 में आए हैं, याद रखेंगे। तथा सर टॉमस जो रो है वो 1615 में है। क्रम आता है सजाने के लिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित जो आए थे वो जहांगीर के काल में उनका क्रम सजाना था। तो पहले याद रख लेंगे कैप्टन हॉकिंस कब? तो 1609 में, और उसके बाद आए हैं सर टॉमस रो 1615 में। फिर देखते हैं कि बम्बई का जो गवर्नर है गेराल्ड ओलिगियर बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। तो बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गैलियार था। ठीक, गेराल्ड गैलियार ओगलियार था। ओगलियार ने तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की थी। जो मुंबई का संस्थापक था उसने चांदी और सिक्के के लिए टकसाल की स्थापना की थी। फिर देखिए 1661 में आते हैं तो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में मुंबई प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 10 पाउंड सोने की वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ये तो बहुत फेमस बात है और आपको याद भी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 1698 की बात आती है कि 1698 में अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, गांव बिल्कुल याद रखेंगे, पूछा जाता है प्री में, पूछा हुआ क्या बोलते हैं बीपीएससी के प्री में। तो याद रखेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जागीरें जो है 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कलकत्ता, जो कलकत्ता कहा जाता है, नगर का रहा, जिसकी नींव जो है वो जोब चार्नोक ने रखी थी। तो याद रखेंगे क्या कहने का मतलब इसमें कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने 3 गांव जैसे सूतानुती, कालीकत्ता और गोविंदपुर की जागीरदारों के रूप में जमींदारी जो है जमींदारी 1200 रुपये भुगतान करके प्राप्त की थी और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। इसको याद रखेंगे। और कालांतर में है जो अब जो यही कलकत्ता हो गया है और जो कलकत्ता का जो नींव रखने वाले थे वो कौन थे? जॉब चार्नोक ने रखी थी। आगे बढ़ते हैं, उनका क्रम दिया हुआ है तो एक बार याद कर लेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम क्या था। तो पुर्तगाली जो है वो 1498 में, अंग्रेज 1600 में आए, डच जो है 1602 में आए, डेनिश 1616 में आए, फ्रांसीसी जो है 1664 में आए और स्वीडिश जो है वो 1731 में आए। तो ये उनकी आने का क्रम था। और देखते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तो सारी चीज़ें ये हो चुकी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या है ये कि बताया गया जैसे कि देखें, बोला गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, तो ये इसका वीडियो मैं कल डालूंगी। आज ये है जो कि बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम 26 जुलाई को होने वाला है। अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए।